हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम आज करने वाले हैं नया सब्जेक्ट शुरू, जो कि क्या है हमारा स्टील स्ट्रक्चर्स। तो एसएससी जेई मेंस के लिए हम स्टील स्ट्रक्चर शुरू करने वाले हैं। और देखो, हमें पता है जब भी हम नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो मेंस के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी किस एरिया से ज़्यादा पूछा जाता है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनके पता होने के बाद ही मैं एक सेट पैटर्न में, एक सेट फ्लो में अपनी तैयारी शुरू कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स की, तो स्टील स्ट्रक्चर्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखो, जनरल वेटेज आपकी कितनी रहती है, 20 से 30 नंबर की आपकी वेटेज रहती है। इसकी कितनी रहती है, 20 to 30 मार्क्स की वेटेज आपकी इसकी रहती है। कभी 25 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी 20 का। ठीक है, तो एक एवरेज अगर हम बात करें तो 20 से 30 नंबर की वेटेज रहती है इसकी। अब 20 से 30 नंबर हमारे कम नहीं होते जब हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो 20 से 30 क्वेश्चन, हमारा 20 से 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, वो कहाँ से पूछा जाता है, सबसे पहले तो वो देखना है हमें। देखो, सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट को छोटा करना बहुत जरूरी है। छोटा करने का मतलब है कि आपके ग्रिप के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बस मुझे इतना ही एरिया यहाँ पर स्टडी करना है, इतना अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो सब्जेक्ट मेरी ग्रिप में है। तो कितना है हमारा वो सब्जेक्ट, वो देखते हैं यहाँ पे। देखो, सब्जेक्ट के अंदर 4 ऐसे मेन टॉपिक्स हैं, 4 से 5 टॉपिक्स हैं जहां से आपका जो मेंस का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। रिवेट्स या फिर बोल्ट, इन दोनों में से, रिवेट बोल्ट में से, रिवेटेड जॉइंट्स, बोल्टेड जॉइंट्स, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेल्डिंग मतलब वेल्डेड जॉइंट्स जो होंगे आपके, उनसे पूछा जाता है। टेंशन कंप्रेशन मेंबर्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और प्लास्टिक एनालिसिस से। ठीक है, आपके ये 4 ऐसे एरियाज हैं, अगर आप लोगों ने कवर कर लिए तो पूरा स्टील खत्म हो जाएगा। इन चारों में से भी अगर हम बात करें लास्ट 10 साल के ट्रेंड की, तो रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन से हमारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ रिवेट और बोल्ट, इनमें से ही पूछे गए हैं। इनमें से भी स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो रिवेटेड के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 7 से 8 क्वेश्चंस, जनरली एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा हर बार। अगर बात करें वेटेज की, तो एक बार 7 से 8 साल के तो क्वेश्चन हमारे यहीं पर हो गए। मतलब 7 से 8 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं लास्ट 10 साल में, तो सिर्फ रिवेट और बोल्ट में से पूछे हैं। बचे हुए 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब कभी चॉइस में पूछ लिए होंगे या इनके साथ में 2 क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चंस आपके वेल्डिंग या वेल्डेड जॉइंट्स में से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि कुछ स्कोप जो है वो बचता नहीं है। बट इसके अलावा जो सब्जेक्ट हमारा बचा है वो टेंशन कंप्रेशन और प्लास्टिक एनालिसिस, ये 2 चीजें बच गई हमारी यहाँ पे। इन दोनों में से टेंशन और कंप्रेशन मेंबर की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन हमारे यहां से पूछे गए हैं, और 2 से 3 क्वेश्चंस हमारे प्लास्टिक एनालिसिस से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारे यहां पर पूछे गए हैं लास्ट 10 सालों में। तो एक सेट पैटर्न हमें पता चल गया कि कहां से पूरा क्वेश्चन या पूरा स्टील सब्जेक्ट जो है वो कहां से पूछा जाता है। ये दोनों एरियाज आपके कैसे हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब बहुत ज्यादा आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जहां से रिसेंटली यहीं से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आपके ये दोनों क्वेश्चन जो है ये थोड़ा 3-4 साल पहले पूछे गए हैं, या रिसेंट की अगर बात करूं तो रिवेटेड और वेल्डेड जॉइंट्स, यही दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। इनमें से भी देखो, अब हम जब स्टडी करेंगे, जब इनके क्वेश्चंस करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि रिवेटेड जॉइंट या फिर बोल्टेड जॉइंट की जब मैं बात करता हूं तो इनके अंदर हमारे टॉपिक क्या क्या बनते हैं। ठीक है, टॉपिक्स हमारे कौन कौन से बनते हैं। रिवेटेड जॉइंट में भी अगर मैं बात करता हूं तो जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट के बारे में अगर हमें पता होना चाहिए कि भाई जॉइंट की एफिशिएंसी निकालना, ठीक है, जॉइंट एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, जॉइंट एफिशिएंसीज, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हम निकालते हैं यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। दूसरा कहां से बन सकता है हमारा, यहाँ पे थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थ्योरी पूछ ली जा सकती है हमसे रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में, या फिर किसी भी जॉइंट के बारे में, बोल्टेड जॉइंट्स के बारे में, तो थ्योरी का क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारा बन सकता है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा क्या पूछ सकता है, इसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन जैसे होते हैं हमारी इसेंट्रिसिटी के बेसिस पर। ठीक है, इसेंट्रिसिटी,
इसेंट्रिसिटी के बेसिस पे क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं कि इसेंट्रिसिटी में बताइए कि क्या फोर्सेस हमारी कैलकुलेशन करवाते हैं कि कौन सा बोल्ट या कौन सा रिवेट हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड है, कौन सा सबसे पहले फेल करेगा, कौन सा लास्ट में फेल करेगा, किस रिवेट में कितना फोर्स है, ये सब चीज़ें हमारी पूछी जा सकती हैं। तो सेम ही हमारा क्या होगा, वेल्डिंग में भी हमारा एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। तो वेल्डिंग में भी यही चीजें पूछी जा सकती हैं कि वेल्डेड जॉइंट है तो उसकी एफिशिएंसी निकालिए, स्ट्रेंथ निकालिए, थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कुछ भी। इसेंट्रिसिटी आपकी वेल्डेड जॉइंट्स में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे फ्रेम होते हैं इन दोनों टॉपिक्स से, ठीक है। बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे, बहुत ज्यादा एम्फेसिस, बहुत फोकस हमारा सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक पे रहेगा। इनकी वेटेज के हिसाब से इनकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे, जितनी वेटेज है उसके हिसाब से इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं हम टेंशन कंप्रेशन मेंबर्स की। तो टेंशन कंप्रेशन मेंबर्स की जब मैं बात करता हूं तो टेंशन कंप्रेशन मेंबर्स में इनमें क्या आपसे कैलकुलेशन करवाई जाती है। इसमें कैलकुलेशन मतलब न्यूमेरिकल आपके कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन जो है टेंशन कंप्रेशन मेंबर में लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है, वो निकलवा सकते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वेल्ड, लेंथ ऑफ वेल्ड निकलवा सकते हैं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि लोड कितना कैरी कर सकता है, ठीक है, लोड की कैलकुलेशन करवा सकते हैं, लोड कैलकुलेशन। तो इस तरह के आपके टॉपिक जो है यहां से बन सकते हैं टेंशन कंप्रेशन मेंबर्स में से, ठीक है। कि कंप्रेशन मेंबर आपको डिजाइन करना दे दिया जाएगा तो डिजाइनिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे डिजाइनिंग के भी हो सकते हैं, डिजाइनिंग के भी हो सकते हैं भाई। यहां पर भी आपसे डिजाइनिंग भी करवा सकता है, ठीक है, कि भाई जॉइंट डिजाइन करिए, तो डिजाइनिंग का भी बन सकता है क्वेश्चन आपका, यहां पे भी डिजाइनिंग हो सकती है। बात आती है प्लास्टिक एनालिसिस की। तो प्लास्टिक एनालिसिस में आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लास्टिक एनालिसिस में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे जनरली आपसे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करवाएंगे कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, वो देखेंगे क्वेश्चंस की क्या हमारी वेरिएशन होगी इसके अंदर, प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलवा लेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवा लेते हैं हमसे, ठीक है। इसके लिए कैलकुलेशन के लिए हमें निकालना ही पड़ता है बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अलावा हमसे बहुत सारी अलग अलग चीजें कैलकुलेट करवाते हैं प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर। प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, यील्ड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो अलग अलग तरह के मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर ही जनरली हमारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। दूसरा हो सकता है कि एक हमारा शेप फैक्टर निकलवा सकते हैं, ठीक है, शेप फैक्टर पूछ सकता है आपसे कि कैलकुलेट द शेप फैक्टर, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल के टाइप हमारे बनते हैं यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ स्टील स्ट्रक्चर्स की। तो सभी टॉपिक को मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। ये चार मेन से टॉपिक है जिन पे हमारा फोकस रहेगा। इनमें भी रिवेट और वेल्डेड, इन दोनों पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, बहुत प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। और क्वेश्चन के टाइप जो है वो हमने यहाँ पे देख ली कि इनमें से किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे जब हम अभी शुरू करेंगे सब्जेक्ट तो मोस्टली आपके 90 to 95% जो 10 साल में पूछे गए हैं क्वेश्चन सारे के सारे ऑलमोस्ट हम यहाँ पे कवर कर चुके होंगे, ठीक है। आपसे मोस्टली क्वेश्चन 95% क्वेश्चन जो है आपके ऐसे होंगे जो कि आप यहाँ पे सॉल्व कर चुके होंगे। आपको लेवल का पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। इसके लेवल के एक दो क्वेश्चन ऊपर भी, मतलब एक दो लेवल ऊपर भी हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। तो आप इतने सफिशिएंट हो जाओगे कि आपका अगर स्टील का क्वेश्चन आता है तो वो आपसे वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, ऐसा नहीं होगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो सारा सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन देखिए मेंस में हमारा क्या आएगा। जो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन होगा हमारा बोल्ट्स और रिवेट से जो आता है, ठीक है। तो ए 12 mm थिक प्लेट इज कनेक्टेड टू, आपको एक 12 mm की प्लेट दी हुई है जो कि किससे कनेक्टेड है, 2 8 mm प्लेट्स, दो 8 mm की प्लेट्स आपकी कनेक्टेड है एक 12 mm की प्लेट के साथ में, ठीक है। ऑन आइदर साइड एज शोन इन फिगर, एक मतलब आइदर साइड मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड आपकी 8-8 mm की दो प्लेट्स अटैच्ड है। थ्रू 16 mm डायमीटर बोल्ट्स, एक बोल्ट के द्वारा ज्वाइन किया गया है सारा कनेक्शन। और ये बोल्ट कितने mm का है, 16 mm डायमीटर का है, ठीक है। इफ Fu इक्वल्स टू 400 मेगापास्कल फॉर द बोल्ट मटेरियल देन द बोल्ट वैल्यू इज। अब बेसिकली देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बोल्ट वैल्यू निकालनी है। तो बोल्ट वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, PS और PB में से जो मिनिमम आता है वही हमारी बोल्ट वैल्यू हो जाती है। क्लियर, तो इसको यहाँ पे अब करते हैं क्वेश्चन को कि धीरे धीरे कैसे इसको समझते हैं। सबसे पहले तो जो चीजें हमें गिवन है वो लिखते हैं।
तो गिवन क्या क्या डेटा है भाई हमारा, हमें T1 दे रखा है, T1 मतलब मेन प्लेट, जो एक ये मेन प्लेट की तरह काम कर रही है, ये दोनों कवर प्लेट्स की तरह काम कर रही हैं। देखो कवर प्लेट का मतलब क्या है, अभी देखते हैं एक बार, इसको भी देखते हैं एक बार। T1 क्या है हमारी 12 mm, और T2 क्या है, मतलब इसकी प्लस इसकी 8 + 8 mm, कितना हो गया ये 16 mm। अब इसको देखो यार, मैंने ये दोनों जोड़ के क्यों लिखी है, एक साथ क्यों लिखी भाई, इसके साथ में क्यों नहीं जोड़ी। तो बेसिकली देखो यहाँ से P फोर्स आपका इस मेन प्लेट पे आ रहा है, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए इधर इसको किस पे ट्रांसफर किया मैंने, इधर और इधर। ये P/2 इधर ले रही होगी और P/2 ये प्लेट ले रही होगी। तो बेसिकली ये दोनों एक साथ काम कर रही हैं, इसलिए मैंने इसकी थिकनेस ऐड करी है, ये कवर प्लेट की तरह काम कर रही होंगी हमारी, ठीक है। तो इन दोनों की थिकनेस मैंने यहाँ पे ऐड करी है, T1 और T2 दो आ गई। हम कैलकुलेशन के लिए क्या लेते हैं, T मिनिमम। तो T मिनिमम जब आएगा तो उसमें कैलकुलेट करके दिखा देंगे। अभी एज ऑफ नाउ हमने क्या किया, T1 और T2 की वैल्यू अलग अलग लिख दी है, जब रिक्वायरमेंट होगी तो करेंगे यूज, नहीं होगी तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा FU दिया हुआ है हमें 400 मेगापास्कल, ठीक है भाई। तो बोल्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, बोल्ट वैल्यू। यहां पे क्या लिखना है, टू फाइंड बोल्ट वैल्यू। तो बोल्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हम यहां पे देख लेते हैं। तो बोल्ट वैल्यू होती क्या है, बेसिकली बोल्ट वैल्यू इक्वल्स टू PS और PB, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही हमारी क्या हो जाती है, बोल्ट वैल्यू। PS और PB क्या है, बेसिकली हमारी शियर और बियर, शेयरिंग और बियरिंग, इन दोनों में जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, उन दोनों में से जो मिनिमम आएगी वही हमारी बोल्ट वैल्यू हो जाएगी। अब शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। PS जो है हमारा शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जब हम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो शियर स्ट्रेंथ मतलब शियर है, ये हमारी बेसिकली फोर्स निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो स्ट्रेस इनटू एरिया करेंगे, और यहाँ पे बोल्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ बोल्ट जो है वो 1 यूज करेंगे, ये वहां यहाँ पे हम मेंशन करेंगे N इंटू π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया इंटू में FS हमारी स्ट्रेस होगी। ये N हमारा क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट्स नहीं है, ये N हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स। सिंगल शेयर है, डबल शेयर है, उससे हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स कितने हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस अरेंजमेंट की, तो यहाँ पे शेयरिंग प्लेन्स कितने हैं हमारे, एक यहाँ पे शेयर हो रहा है हमारा बोल्ट और दूसरा यहाँ पे शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितने हो गए, 2। तो N की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2। क्यों होगा ये 2, ड्यू टू डबल शेयर। डबल शेयर की वजह से यहां पे इसकी वैल्यू हमने 2 इस्तेमाल करी है। इनटू नंबर ऑफ रिवेट्स हमने इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम सिंगल बोल्ट की नंबर ऑफ बोल्ट से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सिंगल बोल्ट की वैल्यू हम यहां पे निकाल रहे हैं, मतलब एक बोल्ट की क्या स्ट्रेंथ है वो निकाल रहे हैं। जितने यूज किए होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी बोल्ट्स की आ जाएगी। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक बोल्ट की बात करते हैं। π/4 इंटू डायमीटर स्क्वायर, ये डायमीटर यहाँ पे किसका डायमीटर है, अगर मैं बात करता हूं बोल्ट की, ठीक है, तो यहाँ पे ये किससे कनेक्टेड है, ये देखो डायमीटर बोल्ट्स दिए हुए हैं। बेसिकली बोल्ट और रिवेट में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पे हमें थोड़ा पता चल जाएगा कि जब हम वैल्यूज यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज करूंगा मैं, ये किसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है, बोल्ट का डायमीटर ही यहां पे यूज करूंगा मैं, जो भी मुझे दिया होगा। 16 mm दिया था इसका शायद, हाँ 16 mm दिया हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं, वैल्यू नहीं लिखी हमने, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, ठीक है। एक वैल्यू और दे रखी है हमें, बोल्ट का डायमीटर है 16 mm, ठीक है। तो 16 mm दिया हुआ है तो एज इट इज इसको 16 mm यहाँ पे यूज कर लेंगे। बात आई FS की। FS हमारी क्या है, शेयर स्ट्रेंथ, बेसिकली शेयर स्ट्रेस है ये। तो FS की वैल्यू कैसे लिखते हैं हम,
एफ यू डिवाइड बाय 1.25 अंडर रूट 3, ये हमारी वैल्यू होती है LSM के अंदर। किसमें यूज़ करते हैं हम? LSM मेथड के अंदर। और FS हम कितनी यूज़ कर लेते हैं? 100 मेगापास्कल। और FS इक्वल्स टू 100 मेगापास्कल अगर मैं किससे कर रहा हूँ? WSM से करता हूँ। तो जनरली WSM में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो WSM में 100 मेगापास्कल यूज़ करते हैं डायरेक्टली। LSM मेथड है तो उसमें मैं कैलकुलेट करता हूँ। FU क्या होती है? हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है आपकी मटेरियल की। तो बोल्ट की जो हमें यहाँ पे दे रखी होगी FU, ठीक है। तो FUB हो जाएगी। FUB मतलब बोल्ट की जो हमें स्ट्रेंथ दे रखी होगी। जैसे हमें यहाँ पे दी हुई है ये FU, ये किसकी है? बोल्ट की। तो यहाँ पे FUB लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो ये FU बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमें दे रखी है। यहाँ पे कितनी होगी? ये 400 मेगापास्कल दे रखी है। गिवन है ये। अगर गिवन नहीं होती तो इसको हम कितना यूज करते हैं? 410 प्लेट की स्ट्रेंथ के बराबर यूज कर लेते हैं। अगर हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी तो हमें जब कैलकुलेट करना है तो 410 यूज कर लेते हैं। अगर मुझे ये वैल्यू नहीं दी होती, FU इक्वल्स टू 400 मेगापास्कल फॉर बोल्ट मटेरियल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम LSM से करते हैं, फिर इसी को दोबारा से WSM से भी करके देख लेंगे ताकि कंपैरिजन आपको पता चल जाए। तो यहाँ से शियर स्ट्रेंथ हमारी क्या आएगी? देखो, PS इक्वल्स टू 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू डायामीटर कितना है डाया ऑफ बोल्ट? 16 mm, 16 का स्क्वायर इंटू FS की वैल्यू क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम? इंटू FUB अपॉन 1.25 अंडर रूट 3। FUB कितना है? 400 अपॉन 1.25 अंडर रूट 3। ये देखते हैं कितना आता है सॉल्व करके। ये करो आप मेरे साथ साथ करिए भाई। 2 इंटू पाई इंटू 16 स्क्वायर इंटू 400 अपॉन 4 इंटू 1.25 इंटू रूट 3। यार ये 74293, ठीक है। इसको किलो न्यूटन में करने के लिए इंटू 10⁻³ भी कर देते हैं, ठीक है। किलो न्यूटन में हो जाएगी अभी। तो डिवाइड बाय 1000, 74.29 किलो न्यूटन हमारी आ गई है स्ट्रेंथ शियरिंग के अंदर। तो शियर स्ट्रेंथ हमारी यहाँ पे आ गई। अब बारी आती है बियरिंग स्ट्रेंथ की, PB की। तो PB कैसे कैलकुलेट करेंगे? PB का फॉर्मूला क्या होता है? ये भी सेम हमारा ऐसे होगा, ठीक है। स्ट्रेस इनटू एरिया। इसके अंदर क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारा? D इंटू टी, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया जो होता है हमारा D इंटू टी, इंटू में FB। D बेसिकली यहाँ पे D लिख दो या फिर फाई लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। D क्या है हमारा? डायमीटर। डायमीटर किसका होगा? ये डाया ऑफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा वैल्यूज यहाँ पे आपको लिखते हुए चलूंगा, बता दूंगा, थोड़ा आपको भी क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। ये क्या है? डाया ऑफ बोल्ट, ठीक है भाई। यहाँ पे डाया ऑफ बोल्ट है और ये क्या है? थिकनेस, ठीक है। थिकनेस क्या होगी? थिकनेस T मिनिमम होगी बेसिकली। थिकनेस ऑफ मिनिमम थिकनेस आप यहां पे लिख लेना, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट्स। तो प्लेट्स के अंदर मिनिमम थिकनेस मैं कैसे निकालूंगा? T क्या होगा? T मिनिमम होगा। अब T मिनिमम मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो देखते हैं भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। FB क्या है हमारी? बियरिंग स्ट्रेस। तो FB की वैल्यू कैसे लिखते हैं हम? FB जो होगा वो क्या होगा हमारा? 2.5 kb इंटू FU अपॉन 1.25। अब इसके अंदर भी kb की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। देखो 2.5 kb क्या है? kb एक कांस्टेंट होता है। इसको भी देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। FU हमने देखा यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ FUB हो जाएगी। अगर बोल्ट की दी हुई है वैल्यू तो FUB यूज कर लेंगे बोल्ट की, अदरवाइज 410 जो प्लेट की होती है वो यूज कर लेंगे। और KB का फॉर्मूला क्या होगा हमारा यहाँ पे? देखो KB अगर आपको वैल्यूज दी हुई है तो कैलकुलेट कर लेना, अदरवाइज नहीं दी हुई तो आपको बताता हूं कि क्या वैल्यू यूज करनी है। E अपॉन 3D नॉट या 3D, ठीक है, या फिर पिच अपॉन
3D माइनस 0.25। ठीक है, इनको ऐसे लिख लेते हैं, वर्टिकली लिख लेते हैं इनको। P अपॉन 3D माइनस 0.25 FUB अपॉन FU और 1। इन सब में से जो मिनिमम होता है उसको हम KB की फॉर्म में यूज करते हैं। अब E क्या है यहाँ पे, एंड डिस्टेंस। ठीक है, D क्या है, डायमीटर। P है पिच, डायमीटर। FUB जो हमें बोल्ट की दी होती है वैल्यू वहां पे, जैसे जहां पे 400 दे रखी है। FU प्लेट की होती है जो 410, इसको लिख लेते हैं। ये क्या होती है हमारी, 410 होती है, या फिर 1। अगर इनमें से हमें वैल्यूज दी हुई हैं तो कैलकुलेट करेंगे, अगर नहीं दी हुई तो क्या करेंगे, 1 यूज कर लेंगे। ठीक है, एंड डिस्टेंस या पिच हमें अगर नहीं पता, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो क्या करेंगे, एज इट इज़ इसको 1 यूज कर लेंगे। अगर FUB FU जैसे यहाँ पे दी हुई है हमें, तो ये दी हुई है तो एज इट इज़ इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे 1 यूज कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये आपको अगर टाइम है आपके पास तो कैलकुलेट कर लेना अच्छे से। अगर डेटा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो इसको एज्यूम 1, KB इक्वल्स टू 1 करके सॉल्व कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अदरवाइज आपको अगर पूरा प्रॉपर टाइम है तो कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं एंड डिस्टेंस और पिच हमें नहीं पता, तो अभी हमें किसके बारे में पता है, यहाँ पे FUB और FU के बारे में। तो FUB हमें यहाँ पे गिवन है, तो FUB की वैल्यू क्या है, पहले कैलकुलेट करते हैं KB की वैल्यू। तो नाउ KB क्या हो जाएगा, FUB अपॉन FU और 1, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो वैल्यू यूज करेंगे। तो यहाँ पे FUB क्या है, 400, 400 अपॉन 410, ये कितना आता है, ये देखो कैलकुलेट करके कितना आता है, ये 400 डिवाइड बाय 410, 0.975, 0.975 और दूसरा क्या था 1, तो इन दोनों में से मिनिमम क्या होगा, यही होगा 0.975। तो KB देयरफॉर KB क्या आ गया हमारा, 0.975। ठीक है भाई, 0.975 वैल्यू आ गई हमारी। अब इसके बाद हमें क्या करना था, FB तक पहुंचना था, तो FB की वैल्यू निकालो। तो देयरफॉर FB कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 0.975 KB हो गया, इंटू FU कितना है हमारा, FUB दिया हुआ है 400 डिवाइड बाय 1.25। तो FB कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 2.5 इंटू 0.975 इंटू 400 डिवाइड बाय 1.25, 780, 780। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारी FB आ गई। तो अब हमें क्या करना था, PB के वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो देयरफॉर PB कितना आ जाएगा हमारा, D इंटू T इंटू FB। D क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना दिया हुआ है, 16 mm, इंटू थिकनेस T मिनिमम यूज करेंगे। अब यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, T मिनिमम आपकी क्या आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे T1 और T2 इन दोनों में से जो मिनिमम आएगी वो। ठीक है भाई, तो T मिनिमम क्या होगी इनमें से, T मिनिमम हमारी क्या हो जाएगी, 12 mm होगी या फिर 16 mm, 12 mm। तो 12 mm हमारी यहाँ पे T मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे 12 mm, जो हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली, इन दोनों में से जो मिनिमम होगी। तो D इंटू T इंटू 780, तो ये कितना आता है देखो, 780 इंटू 12 इंटू 16, 149,760। ठीक है, डिवाइड बाय 1000, 149.76, 149.76 किलो न्यूटन। यहाँ पे कर देना -3 के साथ, तो PB आ गया हमारा यहाँ पे 149.76 किलो न्यूटन। और PS कितना आया था, 74.29 किलो न्यूटन। तो दोनों में से जो मिनिमम होगा वही हमारी क्या होगी, बोल्ट वैल्यू होगी।
तो देयरफॉर बोल्ट वैल्यू इक्वल्स टू पी एस और पी बी में जो मिनिमम था, तो देयरफॉर इक्वल्स टू पी एस। पी एस इक्वल्स टू कितनी है 74.29 किलो न्यूटन। तो ये हमारी यहाँ पे बोल्ट वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और यहाँ पे ये हम LSM से कर रहे थे। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर क्या है, ये LSM का ही है। ये LSM से हमने किया है सारा का सारा। अगर यहाँ पे FB की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो WSM में कितनी लेके चलते हैं हम 300। ठीक है, 300 मेगा पास्कल अगर हमें किस में करना हो WSM में, या फिर आपको जो वैल्यू दी होगी वो यूज करना। तो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू जनरली हम ये लेके चलते हैं। अगर आपको दी हुई है वैल्यू तो आप वो यूज करोगे, अदरवाइज आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, LSM से हमने यहाँ पे कर दिया क्वेश्चन पूरा। इसके बाद इसी को WSM के थ्रू भी देखेंगे। तो आई होप यहाँ पे अभी तक आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कैसे हमने PS और PB की वैल्यू कैलकुलेट करी, उनमें से बोल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे चेक करी। अब देखो यहाँ पे बोल्ट में और रिवेट में क्या डिफरेंस है, इसको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अब मैं रिवेट लेके और WSM के थ्रू सॉल्व करूंगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था LSM से। इस क्वेश्चन में हम समझते हैं कि WSM से अगर मैं करता हूं और रिवेट के बारे में अगर करता हूं तो रिवेट में और बोल्ट में भी डिफरेंस पता चल जाएगा, LSM और WSM का भी पता चल जाएगा। तो देखो इन क्वेश्चन नंबर 1, इफ 16 mm डायमीटर रिवेट्स आर यूज्ड। देखो इसके अंदर हमने क्या किया है, रिवेट यूज किए हैं। पिछले में क्या थे, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या यूज किया था, बोल्ट। तो बोल्ट और रिवेट का डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो फाइंड द रिवेट वैल्यू इफ परमिसिबल शियर स्ट्रेसेस एंड बेयरिंग स्ट्रेसेस आर 100 मेगापास्कल एंड 300 मेगापास्कल। वैल्यूज हमें दी है कि भाई शियर में और बियर में क्या हमारी परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, तो WSM हमें यूज करना है। टी मिनिमम हमने क्या कैलकुलेट किया था वो मैंने यहाँ पे आपको पहले लिख के बता दिया, ताकि आपको दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 जाने की जरूरत ना पड़े। तो वहाँ से थिकनेस जो है हमारी मिनिमम कितनी आ रही थी 12 mm की। इसके अलावा कोई ज़्यादा यूज़ होगा नहीं हमारा डेटा का, जो अगर होगा तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो अब देखो इसके अंदर हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि रिवेट को यूज़ कर रहे हैं और बोल्ट और WSM को यूज़ कर रहे हैं। ये चेंज आ रहा है बेसिकली। तो रिवेट और बोल्ट का डिफरेंस क्या होता है बेसिकली वो समझ लो, उसी के लिए हमने ये क्वेश्चन किया है। रिवेट को जब हम यूज करते हैं तो रिवेट के लिए जब हम रिवेट वैल्यू निकालेंगे तो वहां पर जो डायामीटर यूज किया जाएगा वो डायामीटर आपका रिवेट का जो हम लेके चलेंगे वो ग्रॉस डायामीटर लेके चलेंगे। मतलब जो होल का डायामीटर होगा उसी के बराबर का रिवेट का डाया होगा। मतलब देखते हैं यहाँ पे कहाँ डिफरेंस नजर आएगा हमें। देखो रिवेट वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PS और PB में से जो मिनिमम आएगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो PS और PB में से जो मिनिमम होगा वही हमारी क्या हो जाएगी, रिवेट वैल्यू हो जाएगी। और PS कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, N इंटू पाई बाय 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इंटू में FS, ये वैल्यू रहेगी हमारी यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे लास्ट में जब हमने बोल्ट यूज किया था तो वहां पे क्या किया था, बोल्ट का डाया यूज किया था। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे रिवेट का ही डाया यूज करेंगे। बट रिवेट का डायामीटर जो होगा वो रिवेट यूज करने के बाद उसके अंदर जॉइंट में लगाने के बाद रिवेट का डायामीटर बढ़ जाता है। ठीक है, रिवेट जो है वो फूल जाता है और उसका डायमीटर किसके बराबर हो जाता है, जितना भी हमारा होल होता है, जो हमने होल किया है उस होल के बराबर का डायमीटर रिवेट का बन जाता है। क्योंकि इसके अंदर थ्रेड्स तो है नहीं कि हम टाइट कर दें और इसको एज इट इज इसको टाइट कर दें। तो यहाँ पे रिवेट्स का यूज कब किया जाता है, मतलब कैसे किया जाता है कि इसको हम इसके अंदर पंच करते हैं और ये पंच करने के बाद क्या होता है, स्वेल हो जाता है। तो बल्जिंग हो जाती है, बेसिकली बल्ज हो जाता है, स्वेल हो जाएगा। स्वेल होने से क्या होगा कि ये इसके आसपास की जो दीवारें होती हैं, मतलब जो प्लेट है बेसिकली, उस प्लेट के साथ एकदम टाइटली पैक हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये फिर बाहर निकलता नहीं है बिना किसी थ्रेड्स के भी। ठीक है, चूड़ी बिना कसे भी ये नहीं निकलता ना, तो यही रीजन है कि ये दीवारों के साथ एकदम पैक हो जाता है, एकदम चिपक जाता है। तो वो चिपकने की वजह से इसका डायमीटर किसके बराबर हो जाता है, जो हमने होल बनाया था, तो उसको ग्रॉस डायमीटर भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5G। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ग्रॉस डायमीटर, ये क्या है हमारा ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। यहां पे ग्रॉस डायमीटर यूज करेंगे।
ठीक है भाई। ग्रॉस डायमीटर कैसे निकालते हैं, 25 mm से कम है तो 1.5 mm ऐड करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है भाई। वो अभी हम निकालेंगे तो यूज करेंगे तो लिखते हैं। देखो यहाँ पे हमें ये क्या है हमारा नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा, डबल शेयर था, ठीक है। एफ की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे, अब एफ कितना दिया हुआ है भाई 100 मेगापास्कल, और एफ बी कितना दिया हुआ है 300 मेगापास्कल। ये वैल्यूज हमें पहले ही दे दी है यहाँ पे, अगर नहीं भी दी होती और WSM बोला था तो हम यही यूज करते हैं जनरली, ठीक है। जो दिए हैं अभी हमें वही यूज करनी पड़ेगी, वो भी सेम ही है वैसे। ठीक है 100 मेगापास्कल, तो यहाँ पे इसको यूज करो। अब पहले 5G निकाल लो, ग्रॉस क्या आएगा हमारा यहाँ पे 5 + 1.5 mm। डायमीटर कितना दिया हुआ था हमें यहाँ पे 16 mm, तो 16 + 1.5 कितना आ जाएगा, ये 17.5 mm। ये डायमीटर हम हर जगह यूज करेंगे। तो बेसिकली डिफरेंस यही है, इसके लिए ही हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट किया है WSM और रिवेट्स की हेल्प से, ठीक है। तो जब भी मैं रिवेट का यूज करूंगा तो वहां पे रिवेट के होल का डायमीटर यूज होगा, और बोल्ट अगर है तो बोल्ट वैल्यू निकालते टाइम सिर्फ बोल्ट का डाया यूज होगा। रिवेट में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिवेट फूल जाता है और किसके बराबर हो जाता है, जो हमारा होल होता है, ठीक है। प्लेट के अंदर जो हमने रिवेट का होल किया है उसके बराबर का डायमीटर हो जाता है, तो डायमीटर हम ये यूज करेंगे, ठीक है भाई। अब आगे तो सेम ही है आपका, तो PS क्या हो जाएगा अब यहाँ पे 2 × π/4 × 17.5 का स्क्वायर इंटू FS कितना दिया हुआ है 100। तो यहां से हमारी FS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2 × π × 17.5 का स्क्वायर इंटू 100/4, 4810.5.6 इंटू 10⁻³ भी कर लो भाई, किलो न्यूटन के लिए कर देते हैं। तो डिवाइड बाय 10⁻³ कितना आ गया ये हमारा 48.1 किलो न्यूटन। क्लियर, PS की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई। अब बारी आती है हमारी PB कैलकुलेट करने की। तो PB कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब D × T क्या थी हमारी T मिनिमम इंटू FB, यही था फॉर्मूला। अब यहाँ पे भी D क्या होगा हमारा यूज, रिवेट यूज कर रहे हैं ना इसीलिए, तो यहाँ पे भी डायमीटर कौन सा होगा यहाँ पे DG, ठीक है, ग्रॉस हो जाएगा भाई। तो अब यहाँ पे देखो रिवेट अगर आपका आ गया ना क्वेश्चन के अंदर, तो आप ये ग्रॉस डायमीटर कैलकुलेट करना, हर जगह यही यूज होगा, ठीक है। बोल्ट है तो जो बोल्ट का दिया हुआ है एज इट इज यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 17.5 इंटू T मिनिमम हमने कितने कैलकुलेट करी थी 12 इंटू FB कितना है 300। तो ये देखो कितना आता है 17.5 इंटू 12 इंटू 300, 63 किलो न्यूटन इंटू 10⁻³ भी कर लेना 4 किलो न्यूटन। तो 63 किलो न्यूटन हमारा ये आ रहा है PB। तो रिवेट वैल्यू क्या होगी हमारी, दोनों में से जो मिनिमम होगी, तो देयरफॉर RV = PS PB, दोनों में से जो मिनिमम होगा। तो RV क्या है, मिनिमम क्या है, PS क्या था 48 और ये है 63, तो देयरफॉर RV = PS = 48.1 किलो न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। तो ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इससे हमें थोड़ा अभी पता चलेगा कि हाँ स्ट्रेंथ अगर रिवेट वैल्यू पे क्वेश्चन आता है तो वो कैसे निकालते हैं, बोल्ट वैल्यू पे आता है तो वो कैसे करते हैं। धीरे धीरे फिर हम प्लेट के ऊपर भी जाएंगे, स्ट्रेंथ पे भी आएंगे, एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे, सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, ए सिंगल रिवेट लैप जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट 12 mm थिक प्लेट। ठीक है, एक सिंगल रिवेट आपका लैप जॉइंट है, रिवेटेड है, लैप जॉइंट है जो कि यूज किया गया किसको कनेक्ट करने के लिए, 12 mm की थिक प्लेट को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग 20 mm डायमीटर रिवेट्स, 20 mm का रिवेट यूज किया गया उनको कनेक्ट करने के लिए एट 50 mm पिच।
50 mm की पिच पर आपका, इतनी पिच दे रखी है बेसिकली कि इतनी पिच लेंथ पर आपका रिवेट यूज किया गया है। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट एंड जॉइंट एफिशिएंसी टेकिंग वर्किंग स्ट्रेस इन शियर इन रिवेट्स इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, working stress in bearing in rivets 250 Newton per mm square and working stress in axial tension in plate is 156 Newton per mm square। तो बेसिकली क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट और एफिशिएंसी, ये दो चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जॉइंट देख लेते हैं कि कैसा हमारा बनेगा ये, उसके बाद फिर इसके अंदर जो जो वैल्यूज दी हुई हैं वो लिखेंगे, फिर जो फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रोसीजर शुरू करते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो जॉइंट है वो कैसा दिखेगा। कैसा जॉइंट है हमारा? लैप जॉइंट है। तो लैप जॉइंट है तो कैसा होगा? कुछ इस तरह से हमारा जॉइंट नजर आएगा भाई, दो प्लेट कनेक्ट करी गई हैं, ठीक है। अब लैप जॉइंट पे हमारा रिवेटेड जॉइंट है, तो यहां पे रिवेट यूज किया गया होगा, ठीक है। ये रिवेटेड है और कितनी है ये? 12 mm की थिक प्लेट्स हैं, 12 mm की प्लेट्स है हमारी। ये हमारी 12 mm की प्लेट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया गया है। ये क्यों बनाया मैंने अभी वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि पहले मैंने ये क्यों ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब सारा डेटा लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर शुरू करते हैं कि प्रोसीजर हमारा कैसे कैसे करना है सॉल्व हमें ये। तो सबसे पहले जो चीजें हमें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए कि हमारे पास डेटा क्या क्या है और कैलकुलेट क्या करना है। उसके बेस पे ही करेंगे ना, तो सारी चीजें आंखों के सामने होंगी तो इजी रहेगा कैलकुलेट करना और समझना। थिकनेस हमें दे रखी है 12 mm, ठीक है। एक ही प्लेट है, मतलब ये प्लेट और एक दूसरी जुड़ने वाली है, तो दोनों मतलब 12 mm की हैं। तो T1 T2 का यहाँ पे कोई सेम है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेंगी। और किसको और क्या दिया हुआ है? 12 mm का डायमीटर दिया हुआ है, सॉरी 20 mm, 20 mm हमें रिवेट्स का डायमीटर दिया हुआ है। पिच दे रखी है हमें 50 mm की, 50 mm पिच दी हुई है भाई। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है? हाँ, स्ट्रेंथ दे रखी है हमें, एफएस कितनी दे रखी है? 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और एफ बी कितनी दे दी हमें? बेयरिंग में है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और तीसरी चीज क्या दे रखी है? एफ टी 156 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं भाई कि हमारा डेटा जो गिवन है वो हमें पता चल गया, ये सब वैल्यूज दी हुई हैं। अब इसके अलावा हमें कैलकुलेट क्या करना है वो पहले लिखना पड़ेगा, फिर देखते हैं कि कैलकुलेशन करने के लिए हमें जो चाहिए वैल्यूज क्या वो दी हुई है या नहीं दी हुई। टू फाइंड, एक तो क्या करनी है? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, और दूसरी क्या करनी है हमें? एफिशिएंसी। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। अब इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तभी तो आगे फॉर्मूला लिखेंगे ना और फिर वैल्यूज को यूज कर पाएंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, पीएस, पीबी और पीटी, इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू आती है वही हमारी क्या बन जाती है? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होती है? इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही हमारी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कहलाती है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100। तो बेसिकली ये हमारी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कह लो या फिर मिनिमम ऑफ पीएस, पीबी, पीटी जो भी आएगा हमारा वो अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो ये दो हमें कैलकुलेट करनी है चीजें, क्वेश्चन में हमें ये पूछा हुआ है। अब इनके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो मेरे को स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी, उसके लिए पीएस, पीबी और पीटी इनकी जरूरत पड़ेगी मुझे।
तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम PS की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। PS शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा यहाँ पे, N इंटू पाई बाय 4 इंटू डायमीटर स्क्वायर इंटू FS, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, रिवेट्स दिए हुए हैं। तो रिवेट दिया हुआ है तो डायमीटर किसका यूज किया जाएगा, होल का, मतलब ग्रॉस डायमीटर। तो यहाँ पे फाई की जगह क्या आ जाएगा, फाई जी। तो फाई जी सबसे पहले कैलकुलेट करो, कैसे आएगा, 5 प्लस 1.5 mm, 25 mm से कम है इसलिए। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, 20 प्लस 1.5 कितना हो गया, 21.5 mm। ये चीज क्लियर। तो 5G निकल गया। N क्या है हमारा, नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स। इसके लिए ही मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था पहले कि शेयरिंग प्लेन कितने प्लेन में शेयर हो रही है। सिर्फ यहाँ पे शेयरिंग हो रही है ना, यहाँ पे कट रहा है सिर्फ हमारा बोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही जगह पे कट रहा है, तो N की वैल्यू क्या हो गई, 1। पाई बाय 4 5G हमने पता कर लिया, FS हमें गिवन है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। तो देयरफॉर PS कितना आ जाएगा, 1 इंटू पाई बाय 4 इंटू 21.5 स्क्वायर इंटू FS कितना दिया हुआ है, 80 इंटू 10⁻³ कर लो किलो न्यूटन के लिए, ठीक है। तो निकालो वैल्यू कितनी आ रही है, ये आती है हमारी पाई इंटू 21.5 स्क्वायर इंटू 80 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 4, 29.04। 29 कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, राउंड ऑफ, ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रेंथ कम ही मानी है, ज़्यादा नहीं मानी। तो 29 किलो न्यूटन आ रही है हमारे यहाँ पे PS। अब बारी आती है PB की। बियरिंग स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, D क्रॉस T इंटू FB, यही फॉर्मूला होता है। D यहां पे क्या होगा, D ग्रॉस, तो D ग्रॉस ही आ जाएगा क्योंकि रिवेट्स हैं, ठीक है। तो FB की वैल्यू भी हमें दी हुई है, T भी हमें पता है, सारी वैल्यूज पता है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 21.5 क्रॉस थिकनेस कितनी दी हुई है, 12 mm इंटू FB कितनी है, 250 इंटू 10⁻³ कर लेते हैं, किसके लिए, किलो न्यूटन के लिए। तो वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 21.5 इंटू 12 इंटू 250 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। 64.5 ये आ रही है हमारी 64.5 किलो न्यूटन PB। तो बियरिंग स्ट्रेंथ भी आ गई भाई हमारे यहाँ पे, क्लियर। अब बात आती है PT की, जो कि हमने अभी तक कैलकुलेट करना नहीं सीखा या हमें नहीं पता। तो देखो बेसिकली अगर मैं LSM की बात WSM की बात करता हूं तो वहां पे क्या होगा, A नेट इंटू FT। सिंपल हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये किस में होता है हमारा, WSM में। A नेट क्या होता है हमारा, एरिया होगा, जो नेट एरिया बचेगा होल्स का डायमीटर, होल्स का एरिया हटाने के बाद, मतलब टोटल प्लेट जो हमारी थी सॉलिड, उसके अंदर हमने रिवेट्स डालने के लिए होल किए, ठीक है। तो वो होल जितने किए हुए हैं उनका एरिया घटाने के बाद, ठीक है, जितना एरिया बचता है उसको हमने A नेट बोला है। तो कैसे लिखते हैं हम, टोटल अगर मैं बात करूं टोटल विड्थ की, तो B माइनस N इंटू DG इंटू T, ये हमारा A नेट होगा, मतलब टोटल विड्थ, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ रिवेट्स जितने भी हमारे होंगे, ठीक है, रिवेट होल से बेसिकली ये, तो जितने रिवेट्स होंगे उतने रिवेट होल होंगे, इनटू में DG मतलब ग्रॉस डायमीटर, जो होल का डायमीटर होगा उसको, जितने भी होल होंगे उनको माइनस करेंगे टोटल में, इनटू में थिकनेस ऑफ प्लेट है ये, ठीक है। तो इनटू में FT होगी हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, क्लियर। WSM में FT क्या लेके चलते हैं हम, 0.6 FY होता है, वहां से कैलकुलेट करने के बाद कितनी आती है वैल्यू FT की,
Ft की वैल्यू आती है हमारी 0.6 इंटू 250 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारी 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये WSM में यूज की जाती है। अगर नहीं दी वैल्यू आपको तो क्लियर, दी हुई है तो जो आपको दी होगी वही यूज करोगे, ठीक है। और अगर LSM की बात करूं मैं, तो LSM में कैसे करते हैं हम? LSM में AG इंटू FY अपॉन 1.1 और A नेट इंटू 0.9 FU अपॉन 1.25 पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ये। इन दोनों में से जो मिनिमम आता है बेसिकली उसको हम यहां पे यूज करते हैं। इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा उसको हम यूज करेंगे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के रूप में, क्लियर। तो AG ग्रॉस एरिया होगा बेसिकली जब हम होल्स का डायमीटर नहीं माइनस करेंगे, तो B इंटू टी टोटल जो होगा, ठीक है। FY हमारी यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, 250 जनरल यही होती है। A नेट हमारा यही हो गया, इंटू में 0.9 FU, हमारी FU क्या होगी? अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर नहीं दी हुई और प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी होती है जनरली? 410 मेगा पास्कल, मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, डिवाइड बाय 1.25। देखो जनरली तो यही वाला कम आएगा, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो जब सॉलिड प्लेट होगी उसकी स्ट्रेंथ अगर मैं निकालूंगा तो वो ज़्यादा ही आएगी जनरली। बट यहाँ पे अगर ए नेट की बात करता हूँ, मतलब उसमें से मैंने कुछ हिस्सा काट के बाहर निकाल दिया, फिर उसकी स्ट्रेंथ निकाल रहा हूँ, तो वो हमारी कम ही आती है। तो बट फिर भी हमें ये चीज़ कंपेयर करके तब वैल्यू निकालनी है। जनरली यही छोटी आती है, वो अलग बात है क्या आती है क्या नहीं आती। बट आपको अगर LSM से कर रहे हो तो ये किस में है? LSM से। ये मेथड किसका है? LSM का, ठीक है। तो LSM से आपकी अप्रोच ये रहेगी भाई, क्लियर। अभी हमारा चल रहा है, वैल्यूज दी हुई हैं सब कुछ, तो WSM वाला ही चल रहा है हमारा मामला, ठीक है। तो हेयर PT कैसे करेंगे कैलकुलेट हम? A नेट इंटू FT, क्योंकि हमें FT की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये सारा का सारा अभी तक ये इतना पोर्शन हमारा क्या था? ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए लिखा था हमने, ठीक है। तो ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, यहां से यही चीज लिखनी है, क्योंकि ये तो आपको बताने के लिए लिखा है मैंने, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे A नेट इंटू FT, A नेट कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे टोटल विड्थ का लिखा था मैंने, लेकिन यहाँ पे टोटल विड्थ नहीं दे रखी है हमें, पर पिच लेंथ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो A नेट जो होगा वो पर पिच, ठीक है। तो P आ जाएगा B की जगह, P माइनस N इंटू DG इंटू T इंटू FT, ठीक है। पिच आपको कितनी दे रखी है? 50 माइनस नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे? रिवेट्स एक आ रहा है। अगर टू रिवेट लाइन होती या कुछ अलग आपको मेंशन किया होता तो आप वहां पे जितने भी नंबर ऑफ रिवेट्स आते हैं आपके उतने आप लेके चलोगे। तो 1 इंटू ग्रॉस डायमीटर कितना है? 21.5 इंटू थिकनेस है हमारी 12 इंटू FT कितनी दी हुई है हमें यहाँ पे? 156 दे रखी है, तो जो दे रखी है वही यूज करेंगे। इंटू 10⁻³ कर देते हैं किलो न्यूटन के लिए। तो वैल्यू देखो कितनी आ रही है? 50 माइनस 21.5 इंटू 12 इंटू 156 टू 10⁻³ 53.3 किलो न्यूटन। तो PT हमारी कितनी आ रही है? 53.3 किलो न्यूटन। ये हमारी यहाँ पे PT आ गई। तो स्ट्रेंथ हमें पता करनी पड़ेगी अब। देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट ये क्या हो जाएगी? हमारी मिनिमम होगी इन तीनों की। तो PS, PB और PT तीनों में से मिनिमम क्या है? 53, 64, 29। ये 29 हमारी क्या है? PS थी, तो ये कितनी हो जाएगी? 29 किलो न्यूटन। ये हमारी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आ गई भाई, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हमें पता चल गया, एक पार्ट हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। देखो जब भी क्वेश्चन शुरू करो तो ये चीजें पहले लिख लेना, अपना फॉर्मूला पहले लिख के दिखा देना। मार्क्स तो खैर आपको वेटेज तो मिलेगी ही, एक्स्ट्रा
क्योंकि सब चीज़ें अगर सीक्वेंस में लिखोगे तो उसके अलावा आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को कैलकुलेट ये करना है, तो एक आपको एक आगे का फ्यूचर आपको स्कोप जो है वो दिख जाएगा कि ये कैलकुलेट करना है तो कहाँ से शुरुआत करनी है, इनके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, किन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, वो कैसे कैलकुलेट करनी है, तो आपको वो आइडिया मिल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सीक्वेंस में चलना। अब स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हमें पता चल गया, ये एक पार्ट कंप्लीट। अब एफिशिएंसी देखो, स्ट्रेंथ ऑफ, इसके लिए किसकी चाहिए थी हमें जरूरत, किसकी थी, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट की वो हमें पता नहीं है, तो वो निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर एफिशिएंसी भी पता चल जाएगी। तो नाउ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैसे आएगी, ए ग्रॉस इंटू में एफ टी, तो बी इंटू पी आ जाएगा, क्योंकि यहां पे टोटल विड्थ तो दे नहीं रखी, तो P इंटू टी इंटू एफ टी। तो ये कितना आएगा, पिच थी आपकी 50 इंटू थिकनेस है 12 इंटू एफ टी है 156। तो ये आ रहा है आपका 50 इंटू 12 इंटू 156 डिवाइड बाय 1000, 93.6 किलो न्यूटन में अगर लिखते हैं तो 93.6 किलो न्यूटन आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, यह आ गया स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अब एफिशिएंसी यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूं तो एफिशिएंसी कैसे आ जाएगी हमारी, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या थी 29, तो 29 डिवाइड बाय 93.6 इंटू 100, ये देखो कितना आ रहा है, 29 डिवाइड बाय 93.6, 30.98, 30.98%। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है भाई, तो एक आंसर हो गया ये, एक पार्ट का आंसर हो गया ये, तो दोनों पार्ट आपके यहाँ पे सोल्व हो चुके हैं। अब आप लोगों को आइडिया लग गया कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट एफिशिएंसी किस तरह से कैलकुलेट करी जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए भी एक ट्रायल क्वेश्चन था कि जिसके अंदर आपको ये चीज़ें भी पता नहीं थी, तो ये थोड़ी सी पता चल गई। अब आपको आगे वाले क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।